हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग नरेंद्र अवस्थी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर्स में अभी डिस्कस कर रहे थे और पिछले क्लासेस में पिछले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 120 तक डिस्कस कर लिया था लेवल 1 के। आज दोस्तों हमारे पास लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे और लेवल 2 पे मूव कर जाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि हम ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन डेली करते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और अगर आपको कोई भी सजेशन या कुछ भी रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 से। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 देखिए क्या बोल रहा है आपसे। बोल रहा है व्हेन ए NaCl is doped with 10 to the power minus 5 mole percent of SrCl2, that is strontium chloride, what is the number of cationic vacancies? Okay, देखिए ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर, ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट का क्वेश्चन है। ओके, और वैकेंसी यहाँ पर कैसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पर कैसे क्रिएट हो रही है। मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ कि NaCl का क्रिस्टल होगा। लेट सपोज ये हमारा Na आयन है और ये हमारा Cl आयन है। ठीक है, ये हमारा Na आयन है और ये हमारा Cl आयन। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इतने इसको डोप डोप का मतलब कुछ एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है बाहर से, तो यहाँ पर डोप किया जा रहा है। ठीक है, डोप किया जा रहा है स्ट्रोंशियम से। आपको पता है स्ट्रोंशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2+ होती है। अच्छा, तो इसका मतलब आपको इतनी विजुअलाइजेशन तो हो रही होगी कि Sr2+ आएगा तो 2 सोडियम जाएंगे। ये बात बहुत आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि अगर Sr2+ आएगा तो 2 Na जाएंगे। दैट इज वेरी क्लियर बिकॉज Na के पास +1 चार्ज और Sr के पास 2+ चार्ज। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि इसका मतलब एक Sr के आने से एक वैकेंसी क्रिएट हुई। ठीक है, क्योंकि 2 Na जा रहे हैं तो एक ही वो जगह लेगा, तो इसका मतलब अगर ये Na चला गया तो ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जितने मोल परसेंट SrCl2 के साथ आप डोप कर रहे हैं उतनी ही वैकेंसी बनेगी, उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी बनेगी। एनायन में कुछ कर नहीं रहे तो एनायनिक वैकेंसीज का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। और क्वेश्चन वाले ने भी आपसे पूछा है कि कैटायनिक वैकेंसीज, ये एनसीईआरटी की भी प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। आई थिंक सेम क्वेश्चन ही दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप कुछ नहीं करिएगा 10 टू द पावर आपको वैकेंसी समझ में आ जाएंगी। अब तो वैकेंसी आपको समझ में आ गई कितनी, 10 टू द पावर 5 मोल परसेंट। और आपको पता है मोल परसेंट बेसिकली वैकेंसीज एटम के फॉर्म में आपको निकालना है। तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा है, अवोगाड्रो नंबर दिया हुआ था तो 10 टू द पावर -5 इंटू Na, और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है दोस्तों। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 10 टू द पावर -7 इंटू Na। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये मजे की बात होती है कि अगर यहाँ पर आप NaCl को AlCl3 से डोप करें तो वहां पर 2 वैकेंसी क्रिएट होती है। ये बात आप समझ लीजिएगा कि हमेशा ऐसा ही आंसर मार्क नहीं करना है, हमें ये देखना है कि किस मेटल से वो डोप हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा सवाल दिया गया था एकदम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का क्वेश्चन। जब आप सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स करते हैं तो वहां पर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं और उसका ही क्वेश्चन है। और ये एक ओर है। ठीक है, वुडसाइट आयरन का ओर है बेसिकली, जिसमें कि कंटामिनेशन हो चुका है। मतलब इसका जो एक्चुअल फार्मूला होना चाहिए उससे कुछ डिफरेंट फार्मूला आपको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, उसका रीजन क्या है कि मान लीजिए Fe2+ था वहां पर, लेकिन अब वहां पर Fe3+ भी हल्की फुल्की अमाउंट में आ गया है। तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है सिस्टम पर, उसका इफेक्ट पड़ रहा है और उसके कारण ही फार्मूला चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप समझ में आती भी होगी सबको। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअल जो फार्मूला है वो Fe.9O दिया गया है। और आपको यहाँ पर बताना क्या है दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर Fe3+ के कितने अमाउंट। अगर आपसे पूछा जाए
कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का मतलब डिफेक्ट्स का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो बिल्कुल आसान से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे लिख देते हैं। हमने डेसिमल वगैरह हटा दिए ताकि आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाए। अच्छा, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो Fe2+ है वो x अमाउंट पे है और जो Fe3+ है वो हमारे पास 93 - x अमाउंट। ठीक है, अब चार्ज की कंसेप्ट लगा देते हैं सिंपल। 3 इंटू एक्स, सॉरी 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 93 - x। ऑक्सीजन पे चार्ज 2 होता है, उसके एटम 100 है, तो चार्ज आपने एक्यूमुलेट करा दिया, तो 2x और ये कितना बना 3 3 9, 279 - 3x इज इक्वल टू 200। यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 79 आ गई। जब x की वैल्यू दोस्तों आपकी 79 आ गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली है आपने x इसके लिए लिया था, तो इसके लिए वैल्यू कितना आ गया 93 - 79, वैल्यू कितनी आ गई 14। परसेंटेज निकालना है, Fe3+ 14/93 इंटू 100। आपको वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर डेटा आप देखोगे तो डेटा आपको, क्योंकि 14 मतलब 100 में 14 तो 14% हो जाता है, लेकिन ये 93 है तो 14 से कुछ ज्यादा, और 14 से कुछ ज्यादा केवल 15 ही मिल रहा है। वैसे 14 से ज्यादा तो सभी मिल रहे हैं, बट कुछ ज्यादा की मैं बात बोल रहा हूँ, तो 15 ही मिल रहा है। तो आंसर आपका समझ में आ गया होगा, इसका ये पार्ट। दोस्तों एनसीईआरटी पर सेम क्वेश्चन निखिल का दिया हुआ है, तो एक बार आप क्वेश्चंस करिएगा कि वैसा भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है ए सर्टेन सैंपल ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड का फार्मूला जानते होंगे सब लोग, Cu2S होता है, इज फाउंड टू हैव कॉम्पोजिशन ऑफ Cu1.8। मतलब इसका फार्मूला ये होना चाहिए, बट फार्मूला ये हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मेटल की डिफिशियंसी है, मेटल पे कुछ प्रॉब्लम आई है। कुछ क्यों आ गई है, क्योंकि वो साफ साफ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम Cu2+ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर Cu1+ केवल था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर Cu2+ आ चुका है, तो जाहिर सी बात है वो फार्मूले को चेंज करेगा। दोस्तों कुछ ऐसा सवाल है, अगर ध्यान से समझो, कि मान लीजिए आपके पास कॉपर की 20 साइट्स और सल्फर की आपके पास 10 साइट है, तो 20-10 का रेशियो Cu2S बन रहा है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। लेकिन अब बोल रहा है कि वो 18 बचा हुआ है, मैंने इसको डेसिमल को हटा दिया है, तो 18 बचा हुआ है। इसका मतलब दो साइट कौन ले गया है, दो साइट आपका कॉपर प्लस ले गया है। अगर आप आसान भाषा में समझते हो, तो इससे आसान भाषा आई थिंक नहीं हो सकती, क्योंकि दो साइड Copper2+ लिए जा रहा है। 18 ही तो छोड़ रहा है, 18 ही तो छोड़ रहा है, तो 2+ अब Copper2+ ले जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोल परसेंट ऑफ Copper2+। तो वास्तव में Copper2+ है कितना, 0.2 ही तो है इन टोटल कंटेंट। ठीक है, तो Copper2+ का पार्ट कितना हुआ, पार्ट 0.2 हुआ। क्यों, क्योंकि उसी के आ जाने से ही तो दिक्कत हो रही है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, फार्मूला Cu2S होना चाहिए था, वो क्या रहा है Cu1.8 हो रहा है। मतलब कितना कम हो रहा है, 1.8 कम हो रहा है। तो किसके कारण, Cu2+ के कारण। और कितना चेंज हुआ, 0.2 का चेंज हुआ, 0.2। टोटल कितना था दोस्तों, 1.8 इंटू 100। तो ये 100/19, और 100/19 कितना होता है, 11.11 होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन था। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ बार बार, 20 और 10, आई थिंक इससे बेहतर तरीका मेरे पास नहीं है दोस्तों, और ये शायद आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा तरीका, क्योंकि उसके कारण ही फार्मूला चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये मैं आपसे एक बात गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, कि आप लोग ये सब भी पढ़ लीजिए एक बार, जरा मैग्नेटिज्म वाला पार्ट भी पढ़ लीजिए, और डोमेन वगैरह एक बार देख लीजिए, तो आपको पता होगा फेरी मैग्नेटिज्म में जो डोमेन में अलाइनमेंट होता है,
वो अनडायरेक्शनल होता है, मतलब कैसे भी हो सकता है, कुछ ऊपर हो सकते हैं, कुछ नीचे हो सकते हैं। तो ये तो देखिए एक जैसे हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल है, कुछ ऊपर है और कुछ नीचे हैं जो अन नंबर्स में है, मतलब नंबर्स काउंट नहीं हो रहे वहां पर। तो फेरी मैग्नेटिज्म में ये होता है। एक बार डोमेन का कॉन्सेप्ट एक बार आप लोग देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा हुआ है। दोस्तों ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है Fe3O4, मैग्नेटाइट होता है, पता होगा, ये ओर है आयरन का, और इसको अगर हीट करते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है दोस्तों। ये भी आप एक बार देख लीजिएगा, या फिर लर्निंग का क्वेश्चन एक बार आपने सुन लिया तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना दिमाग खैर नहीं लगाना होता इन चीजों पे। तो इस तरह से हमने लेवल 1 डिस्कस कर लिया है पूरे क्वेश्चन 125 क्वेश्चन। आपको कभी भी डाउट हो आप जा सकते हैं, लिस्ट बना रखिए, वहीं पर आप देख सकते हैं। अब अपन बात करेंगे आज अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा लेवल 2 के हैं। ये हमारे लेवल 2 के और पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात अगर करेंगे आप, तो क्या बोल रहा है, व्हेन हीटेड above 91 degree Celsius, iron change its BCC crystalline form to FCC. BCC को FCC में चेंज कर देता है। The change in the radius of atom, obviously तो सब कुछ चेंज होगा, रेडियस होगा। The ratio of density of crystal, आपको डेंसिटी निकालनी है। मतलब ये है सिंपल कि कोई क्रिस्टल BCC है, अब वो कैसा हुआ जा रहा है, FCC हुआ जा रहा है। क्रिस्टल आई थिंक उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही होगी, इतना तो आप समझते ही होंगे। हीट करने से इधर क्या हो रहा है, चेंज का सिस्टम समझिए कि बीसीसी से एफसीसी कन्वर्ट हो रहा है, तो इफिशियंसी यहां पर बढ़ रही है। ठीक है, अब डेंसिटी का रेशियो चाहिए, तो डेंसिटी का फार्मूला निकालिए। तो बीसीसी के लिए अगर लिखेंगे आप डेंसिटी, तो जेड एम अपॉन एन ए क्यूब, जेड इंटू एम तो वही रहेगा, एन ए इंटू ए क्यूब। तो ए क्यूब की जगह मैं डायरेक्ट ही यहां पर एक बात करता हूं। आपको पता होगा बीसीसी के लिए सिस्टम क्या होता है, 4r इज इक्वल टू √3a होता है। तो यहाँ पर मैं a की जगह 4r/√3 लिख सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया 4r अपॉन √3 का होल क्यूब कर दिया। सॉल्व करके रख लिया अपने पास 2m अपॉन Na इंटू 64 इंटू r क्यूब अपॉन 9 इंटू √9 इंटू √3। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमने यहाँ पर FCC के लिए सॉल्व कर लिया 4m मतलब Zm अपॉन Na इंटू ए क्यूब। और आपको पता है दोस्तों यहाँ पर FCC के लिए क्या होता है, √2, या आपने सुना होगा कि √2a इज इक्वल टू 4r होता है। इनिशियली से बताता हूं बिल्कुल, तो यहाँ पर √2 इंटू आर। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2√2 का r का होल क्यूब कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा जरा एक बार। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। 4m अपॉन ये Na इंटू 8 क्यूब, सॉरी 2 क्यूब दैट इज 8 इंटू 2 इंटू √2 इंटू आर, ये बन गया। अब देखिए हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो में m m कट जाएगा, Na कट जाएगा, 2 और 4 में 1/2 बचेगा। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं रेशियो ऑफ बीसीसी अपॉन रेशियो ऑफ एफसीसी इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मैनेज करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है इसमें। तो यहाँ पर 1/2 इंटू, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर आपको 64 और ऊपर जा रहा है तो 9 इंटू √3 मिल रहा है, और यहां से डायरेक्टली आपको मिल रहा है क्या, 16 इंटू √2 मिल रहा है। r क्यूब भी चला जाएगा। ठीक है, सो आपसे सिंपल है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप सिंपल है, सॉरी, और ये वाला पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बन रहा था, 64 तो बन ही रहा था, 64 का लिखा रहने देंगे, 16 से 64 चला जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप बढ़िया से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0.918 मिलेगा। कैलकुलेशन है केवल, और कुछ नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है, तो जिसका जितना जल्दी कैलकुलेशन होगा उतना बढ़िया उसके लिए रहेगा, और वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, आई होप अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो मतलब वैल्यू पुट करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपने अच्छे से समझा होगा, इस वैल्यू को पुट करेंगे
और कैलकुलेशन ठीक ठाक कर लेंगे तो गलत होना नहीं है, क्वेश्चन अच्छा कह सकते हैं इसे। ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में आते रहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उनके अप्रोचेबल ये क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। TiAlSO4 whole twice dot xs2 is a BCC with A is equal to this one. If the density of solid is this, then the value of x. देखिए बहुत सरल सवाल है, बट कैलकुलेशन की डिमांड हो रही है। सिंपल मैं समझा देता हूँ क्या करेंगे, आप कर सकते हैं इसको Zm अपॉन Na क्यूब कर देंगे। अब देखिए बेसिकली आपको ये तो दिया गया है, D दिया गया है, आपको कितना दिया गया है 2.32 दिया गया है, ठीक है। आपको A दिया गया है, शायद यहाँ पर A दिया गया है नैनोमीटर में, तो आप कोशिश करिएगा कि इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लें। आपको पता है कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ से आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, इसका क्यूब निकाल लीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करिएगा। m बेसिकली यहाँ पर आपको दिक्कत करेगा बस केवल, और आपको पता है यहाँ पर टाइटेनियम का वैल्यू दिया गया है, एटॉमिक मास, एल्युमिनियम का दिया गया है, ये सब करिएगा, प्लस XH2 मतलब 18x कर देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर समथिंग करके आप ए कर दीजिएगा, मान लीजिए इसका वैल्यू ए आ जाएगा, ठीक है, पूरा इसको मतलब उसको कैलकुलेट करिएगा तो ए आ जाएगा लेट्स सपोज, और यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर बीसीसी है तो जेड की वैल्यू 2 करेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे। जब बेटा आप सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, सी पार्ट मिल जाएगा। तो देखिए ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैंने समझा दिया प्रोसेस, बाकी करना आपको ही है, ठीक है, और आई होप आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है, ओके। दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं कह सकता हूँ कि जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन, काफी बढ़िया सा, देखिएगा। इन एन एटॉमिक बीसीसी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर्ड बाय एटम। सबसे पहले दोस्तों आपको समझाना होगा कि बीसीसी क्रिस्टल होता है। बीसीसी क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे कॉर्नर पे एटम होता है, कि दिमाग के सुपर टुपर कंप्यूटर में आपको बैठ जानी चाहिए बात। और सेंटर ऑफ द क्यूब पर भी एक एटम होता है, ऐसे कुछ कुछ ऐसे इधर बीच में होता है। तो बोल रहा है कि एज का कितना पार्ट एटम कवर नहीं करता। तो पहले एक बात समझते हैं कि इस एज लेंथ कितनी है, ए है, और हर एक एज में कम से कम 2 एटम तो आ ही रहे हैं। इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, तो कितना कवर नहीं कर रहा है, A-2R कवर नहीं कर रहा, ठीक है। टोटल ए था, आर कवर कर लिया, मतलब आर 2 बार कवर कर लिया, तो कितना कवर नहीं किया, A-2R कवर नहीं किया। क्लियर है। अब ये देखना है कि A-2R, और आपको पता है ये स्पेसिफिक बात कर रहा है बीसीसी के लिए, तो आपको पता है 4R इज इक्वल टू √3a होता है, तो मैं यहां पर R की वैल्यू रख दूंगा √3a/4, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल गया 2 इंटू √3a/4, तो यहां से मिल गया मुझे 4a माइनस √2√3a/4, ये मिल। अब चूंकि ये फ्रैक्शन की बात कर रहा है, अगर आपसे ये फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम फ्रैक्शन में ले जा सकते हैं। 4a माइनस 2√3a अपॉन 4 टोटल a है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में नहीं निकालना, फ्रैक्शन में देखिए सारे डेटा 1 से कम आ रहे हैं, a कट जाएगा आपका, तो ये बचेगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 4, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1.7 √3 की वैल्यू, तो यहाँ से 3.1 बनेगा, ठीक है। तो 3.1 सॉरी 3.4, तो 4 में से 3.4 चला गया 0.6 अपॉन 4, तो दैट इज योर 60 अपॉन 40, सॉरी 6 अपॉन 40, और 6 अपॉन 40 इज नियरली 3/20, 3/20, 3/20 को आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जो भी डेटा है वो आप लोग लगा दीजिएगा, आई थिंक बी और सी में से कोई आंसर आएगा, इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। 0.015 के आसपास डेटा आना चाहिए, और एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे वो ज्यादा मजा, ठीक है, ओके। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन अच्छा था, मजेदार क्वेश्चन कह सकते हैं, पहली बार क्वेश्चन जिन लोगों ने देखा होगा शायद उनको अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। बोल रहे हैं द पैकेजिंग एफिशिएंसी ऑफ
simple cubic crystal with interstitial atom exactly fitting at the body center. ठीक है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि सिंपल क्यूबिक की पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या हो जाती है अगर with an interstitial atom exactly fitting at the body center. अगर बॉडी सेंटर पे जो इंटरस्टिशियल साइट थी, ठीक है, वहां पर कोई एटम फिट करके बैठ रहा है, ठीक है, अच्छा सवाल कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एफिशिएंसी फार्मूला क्या होता है, सिंपल है। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, एटम का वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाइड किया है, अपॉन क्यूब का वॉल्यूम इनटू 100। और अगर परसेंटेज में नहीं निकालते तो नॉर्मली ऐसा करते हैं। तो सिंपल पता है कि इतना तो पता ही है कि भाई अगर सिंपल क्यूबिक के लिए होता है तो 4 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, इतना होता है। अब सॉल्व कर लेते, ए की जगह क्या रखते हैं, 2r रखते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में होता क्या है कि सारे के सारे जो कॉर्नर एटम होते हैं वो आपस में टच करते हैं। तो ये r और ये r मिलाकर क्या हो गया, a और 2r हो गया। तो आप a की जगह 2r पुट करते, डेटा को निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर बोलने की कोशिश क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल है वो भी सेंटर वाला, वहां पर क्या हो गया है कि एक एटम आकर बैठ गया और वो बॉडी सेंटर पे बैठा हुआ है, ऐसे कुछ इधर पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करना होगा, हमें उसको भी ऐड करना होगा कि आखिर उसका रेडियस क्या है और वो कैसे मतलब बैठ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन a क्यूब, ठीक है, इतना तो पता ही है। अभी जो r1 मैंने लिया, इसके लिए लिया, ये मैंने इसके लिए लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा दिखाना है, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता हूं, मुझे एक्स्ट्रा ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है 4r इज इक्वल टू क्या होता है, √3a होता है, ठीक है, होता है या नहीं होता, आई होप सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं r को अब लिख दूंगा, ठीक है, मैं r को लिख दूंगा, r1 को लिख दूंगा a के टर्म में, ठीक है, a के टर्म में लिख दूंगा, और इसको भी आप a के टर्म में लिख लेना, इसको भी a के टर्म में दिया गया है, और फिर आंसर निकालने की कोशिश करना। आई होप हो जाएगा, मुझे अब नहीं लगता किसी को बहुत दिक्कत आ रही, ठीक है। समझिए फिर से क्या हो रहा है कि बॉडी सेंटर पर एक एटम आके बैठ जा रहा है, ठीक है। तो हमें उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बॉडी सेंटर वाले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 4r इज इक्वल टू √3a, तो r1 की जगह हमें क्या रखना है, √3a/4 रखना है। r की जगह क्या लिखना है, r की जगह हमें a/2 लिखना है, क्योंकि 2r इज इक्वल टू a होता है, और नीचे भी a क्यूब चल ही रहा है, इसको सॉल्व करना है, बस आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है इसमें, एन atomic solid crystallizes in a body center cubic lattice and the inner surface of the atom at the adjacent corner are separated by 60.3 picometer. The atomic weight of A is 48 and the density of the solid is nearly, ठीक है। दोस्तों लैंग्वेज का खेल है, बॉडी सेंटर है, कितनी बढ़िया बात है, बॉडी सेंटर है, ठीक है, बॉडी सेंटर बना लिया हमने। ये बना लिया बॉडी सेंटर, ऐसे करके किसी एक फेस को ले गए, किसी एक एज को ले गए तो और मजा आएगा। बेसिकली आपको पता है ऐसा होता है कुछ, ठीक है। क्या बोल रहा है, द इनर सरफेस ऑफ एटम एट द एडजेसेंट कॉर्नर आर सेपरेटेड। किसी एक कॉर्नर को उठा लिया मैंने, देखो एक कॉर्नर को ले लिया, तो यहाँ पर इनर सरफेस जो एटम के हैं वो कितना दूर है आपस में, ये इतना दूर है। ये दूर जो कितना है बेचारे, ये 60.3 पिकोमीटर दूर है। ये कितना था, r था, ये कितना था, r था, टोटल कितना था, यहां से यहां तक a था ना दोस्तों, पता है ना। तो ये a हट गया, a-2r, तो बचा कितना, 60.3 बचा। दो अननोन है, हमें क्या चाहिए, डेंसिटी, तो Zm/Na क्यूब, हमारे पास a नहीं है ना,
बट आपको पता है कि यहाँ पर हम r की जगह a रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आपको पता है 4r इज इक्वल टू √3a, तो 2r इज इक्वल टू √3/2a। ठीक है, इतना तो जान ही सकते हैं आप लोग। इसका मतलब हम लोग 2r की जगह √3/2a लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया? 2 में से 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 2a माइनस √3a अपॉन 2, तो 2 1.7 चला गया तो 0.7/2, ठीक है, 0.3/2, 0.3/2 is nearly 3/20 a, 3a/20, ठीक है। तो यहाँ से 3a/20 इज इक्वल टू 60.3, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कर रहे होंगे सभी लोग साथ ही में, और इससे यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला में पुट करना है। z आपको पता ही है 2 हैगा, बीसीसी है। m आपको 48 दिया गया है, na आपको पता होता है, a क्यूब यहाँ से आ जाएगा तो आप a क्यूब लिख लीजिएगा, क्योंकि पिकोमीटर में तो कोशिश करेगा सेंटीमीटर में चेंज कर लें, ठीक है। सेंटीमीटर में चेंज करेगा, d आ जाएगा और वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन थी केवल, और थोड़ा सा चीजें समझनी थी। जब मेन एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो सकता है इसी टाइप का बनाया, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपके लिए लेकर आया। दोस्तों आज के सेशन में आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में गड़बड़ लगता है और डाउट लगता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ओके, आगे ही हम ऐसे क्वेश्चन बनाते रहेंगे आपके लिए। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।